हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज के। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का जो NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ए मैन टॉस ए फेयर कॉइन, कि कितनी बार कोई आदमी किसी कॉइन को उछाले, कि n निकालना है हमें, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन हेड, उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। जो प्रोबेबिलिटी हो किससे ज्यादा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो। क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको बताया था एटलीस्ट वन हेड निकालना हो या एटलीस्ट का जब भी कोई काम करना हो तो कैसे करते हैं। एटलीस्ट वन वाले केस में वन में से हम जीरो वाला केस माइनस कर देते हैं। 90/100 है, इसे 0 से 0 9/100 कर देते हैं या नहीं, क्योंकि एटलीस्ट वन है तो मतलब 1 2 3 अप टू कहां तक जाएंगे, जहां तक n दे रखा होगा। इस क्वेश्चन में तो हमें n नहीं पता। मान लीजिए 10 है तो 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक केस निकालने पड़ेंगे। या तो 1 से लेकर 10 तक केस निकालिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक केस बच गया आपका जीरो वाला, उसे सोल्व करें और उसे 1 में से माइनस कर दें तो वो एटलीस्ट 1 ही आ जाएगा। चलिए, अब इसे हमें निकालना है। प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितनी होती है, कॉइन को टॉस करते हैं 1/2, और ना आने की प्रोबेबिलिटी वो भी क्या होती है 1/, तो 1 माइनस n तो आपको निकालना है कि कितनी बार सिक्का उछाला गया, वो हम आपको निकालना है कि जो हेड आने की परसेंटेज है वो 90% से ज्यादा हो। NC कितना है 0, हेड कितना है 1/2, P 1/2 है ना, इसकी पावर कितनी रहेगी 0, Q कितना है 1/2, इसकी पावर n-0। भाई बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, NCR P की पावर R, Q की पावर n-R। तो n तो हमें निकालना है, R कितना है इसमें 0, P और Q कितने हैं, दोनों 1/2 हैं। R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 आएगी, आगे Q की पावर n-R तो n-0 इज ग्रेटर देन 9/10 है। क्लियर। मैं 1 को उस साइड ले जाता हूं, माइनस NC 0 किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये तो 1 हो जाएगा 1/2 की पावर n, तो 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा 9/10 माइनस में 1। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस 1/2 की पावर n। क्लियर है। ग्रेटर देन इक्वल टू -1/10 आएगा। क्लियर, 9/10 -1 तो क्या आएगा -1/10। माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो 1/2 की पावर n, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखें माइनस से माइनस कभी नहीं कैंसिल आउट होता है इनइक्वालिटीज में। माइनस जब उस साइड जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का किस में चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है। इसका रेसिप्रोकल 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर n लेस देन 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 2 की पावर n इधर आ जाएगा। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आपको पता है 2 की पावर 1 कितना था 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 होगा। तो वो n जब आप 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि 4 से कम पावर रख रहे हैं आप, मान लीजिए 3 रख रहे हैं तो ये तो 8 होगा, 8 इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो हमको n की पावर मिनिमम कितनी लेनी पड़ेगी, n की पावर लेनी पड़ेगी या तो 4 लेनी पड़ेगी या 4 से ग्रेटर लेनी पड़ेगी। क्लियर है। तब आपकी प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा रहेगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11,
इन ए गेम ए मैन wins a rupee for a 6 and lose a rupee for any other number when a fair dice thrown। वो कहता है कि एक गेम में एक आदमी यदि 6 डाल देता है डाइस से तो उसे 1 रुपया जीत जाता है। यदि 6 के अलावा कोई और नंबर डालता है, मान लो 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला या 5 डाला, तो 1 रुपया हार जाता है। द मैन डिसाइड टू थ्रो ए डाइस थ्राइस। आदमी 3 बार डाइस थ्रो करने की सोचता है। बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स ए 6। लेकिन जैसे उसे 6 मिलता है वो कहता है कि वो गेम छोड़ देगा। मतलब क्या हुआ कि वो एग्री होता है कि मैं 3 बार डाइस डालूंगा, ठीक है, थ्रो करूंगा। हाँ, यदि मुझे पहली बार में 6 मिल गया तो मैं उससे आगे दोबारा डाइस थ्रो नहीं करूंगा। सेकंड टाइम मिल गया 6 तो दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितनी बार थ्रो करेगा वो? 3 बार थ्रो करेगा। वो कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूज, कि कितनी एक्सपेक्टेड अमाउंट है कि वो जीतेगा या हारेगा। चलिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। 6 नहीं आएगा, डाइस को थ्रो करेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी? 5/6। यही है। अब देखिए वो कैसे जीत सकता है। या तो फर्स्ट थ्रो में जीत जाए। कितने केस बनेंगे उसके? फर्स्ट केस क्या है? विंस इन फर्स्ट थ्रो, ठीक है ना। पहले थ्रो में वो 6 डाल दे, इसका मतलब कितने, वो शुरू में कितने रुपए जीत गया? 1 रुपया जीत गया। पहले में उसने 6 डाला और उसे 1 रुपया मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सेकंड क्या ऑप्शन हो सकती है? लूज इन फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो में तो हार जाए और दूसरी बार जीत जाए, दूसरी बार 6 आ जाए। तो क्या होगा? पहले थ्रो में तो उसने 1 रुपया हारा है, ठीक है ना, देना पड़ा उसे क्योंकि 6 नहीं आया। सेकंड टाइम उसके पास 6 आ गया तो 1 रुपया जीत गया। तो टोटल x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये रहेगा। थर्ड 0 रुपये उसने जीते हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है? लूज, पहले हार जाए, दूसरी बार हार जाए और तीसरी बार तीसरे थ्रो में जीत जाए। तो इसमें क्या रहेगा आपका? जब पहले थ्रो में हारा 1 रुपया हार गया, दूसरे थ्रो में भी 1 रुपया हार गया, तीसरे थ्रो में वो 1 रुपया जीत गया। तो टोटल कितनी वैल्यू आई? 1। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 1। या फोर्थ केस भी हो सकता है कि पहले थ्रो में भी हार गया, दूसरे थ्रो में भी हार गया लूज, सेकंड थ्रो में भी लूज और थर्ड थ्रो में भी लूज। तीनों ही थ्रो में 6 नहीं आया। तो क्या किया उसने? तीनों बार ही -1 -1 -1 कितना रहेगा? -3। क्लियर है? ये बात क्लियर है ना। अब हमें एक्सपेक्टेशन बतानी है। एक्सपेक्टेशन के लिए आपके पास x होना चाहिए, px होना चाहिए। x की वैल्यू कितनी कितनी है? 1, 0, -1 एंड -3। यही है ना। 1, 0, ये तो -1 था आपका एंड -3। इनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी है। जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? भाई फर्स्ट टाइम में ही जीत गया, 1/6 प्रोबेबिलिटी है। इस केस में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? पहले हारा फिर वो जीता 5/36। इस केस में क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? पहले हारा, दूसरी बार भी हारा और तीसरी बार जीतना। हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो कितना हो गया? 25/216। क्लियर? थर्ड में क्या है? थर्ड की प्रोबेबिलिटी x = -3 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? -3 की। ये तीनों बार ही हारा है वो। 5/6 5/6 5/6 125/216। ये क्या था?
5/36 था। क्लियर। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। एलसीएम लेंगे 216, 125 प्लस 150, 216/216। प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है आपकी? 1 आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी टोटल 1 ही होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसका मतलब आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है वो सही है। एक्सपेक्टेशन निकालनी है, मतलब मीन निकालना है। x इंटू पी एक्स कर दें इसकी मल्टीप्लाई 1/6, ये 0 हो जाएगा। 25/2 16, और ये कितना रहेगा? माइनस में है ये, और ये कितना है? -375/216। इन सबको ऐड करें तो ऐड एलसीएम कितना होगा? 216, यहाँ 36 -25 -375 -400, 400 में से ये गया -374/216, ध्यान में 36 किया, 364 आएगा ये। 364 4 से डिवाइड कर दें, 4×20। तो जो एक्सपेक्टेशन आई है आपकी कितनी आई है? एक्स ई एक्स से लिखते हैं, ये इसके इक्वल आया है -91/54। नोट डाउन करें इसे, दोबारा से देख लीजिए। 4 केसेस हैं, या तो उसे डाइस को फर्स्ट टाइम थ्रो किया तभी 6 आ गया तो 1 रुपया जीत गया, या हो सकता है पहली बार हार जाए, दूसरी बार जीत जाए। तो पहली बार हारेगा 1 रुपया हारेगा, दूसरी बार 1 रुपया जीतेगा, 0 रुपये उसने अर्न किए। थर्ड टाइम क्या है? फर्स्ट टाइम लूज करे, सेकंड टाइम लूज करे, थर्ड टाइम जीते, या फिर तीनों ही बार वो हार जाए। उसने कहा था 3 बार से वो ज्यादा थ्रो नहीं करेगा, तो यहाँ पे गेम आपका एंड हो जाएगा। ट्वेल्थ है, 12th में एक टेबल बनाई हुई है, उसने दिए हुए हैं ए के अंदर बॉक्सेस हैं ए बी सी एंड डी। क्लियर। ए के अंदर 1 रेड 6 वाइट और 3 ब्लैक बॉल हैं, टोटल कितनी होंगी? 10 बॉल्स। बी के अंदर 6 रेड 2 वाइट 2 ब्लैक, टोटल इसमें भी 10 बॉल्स हैं। सी के अंदर है 8 रेड 1 वाइट और 1 ब्लैक, 10 बॉल्स इस बॉक्स के अंदर है। और जो फोर्थ है उसके अंदर 0 रेड 6 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, मतलब 10 बॉल्स इसके पास। वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड, एक बॉक्स को सिलेक्ट किया गया। जब बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस इवेंट को हम ले लेते हैं, मान लीजिए E1, ए बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसे E2, इसे ले लेते हैं हम E3, और यदि आपने D को सिलेक्ट किया है तो इस इवेंट को हम ले लेते हैं E4 से। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बॉक्स सिलेक्ट करने की? 1/4। बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। थर्ड बॉक्स को सिलेक्ट करने की भी 1/4, क्योंकि 4 बॉक्स है ना, चारों बॉक्स को इक्वल प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट करने की। क्लियर। एंड ए सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और इसमें से एक सिंगल मार्बल निकाला गया। इफ द मार्बल इज रेड, हम एक इवेंट ए लेते हैं कि मार्बल इज रेड। क्लियर। बताइए कि वो ए बॉक्स से निकाला गया था, बी से निकाला गया था या सी से निकाला गया था? चलिए मैं एक का निकाल के दिखा रहा हूं, ए बॉक्स का, बी और सी का आप अपने आप करेंगे। क्लियर। देखिए
आपने यदि फर्स्ट बॉक्स चूज किया है तो उसमें से रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? E1 काम हो चुका है, आप मतलब एक बॉक्स सेलेक्ट कर चुके हैं, उसमें से रेड निकालने हैं बोल, ये काम कर रहे हैं आप ए इवेंट को, तो क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी? टोटल बॉल्स कितनी है 10 और रेड बॉल कितनी है 1। यदि आपने सेकंड बॉक्स चूज किया है और उसमें से रेड बॉल निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? टोटल बॉल 10 है और रेड बॉल कितनी है 6, प्रोबेबिलिटी 6/10। इसी तरीके से रेड फ्रॉम थर्ड बॉक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी रेड है 8 और टोटल बॉल 10। और यदि आपने फोर्थ बॉक्स चूज किया है E4 और उसके बाद उसमें से रेड बॉल निकाल रहे हैं मतलब A/E4, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? टोटल बॉल 10 और रेड बॉल निकाल रहे हैं 0, मतलब ये तो आपका 0 ही हो गया। क्लियर? ऐसे ऐसे ही रहने दें, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा। अब उसने कहा है कि जब मार्बल निकाला गया वो रेड था, आपके पास क्या था? रेड था। बताइए वो बॉक्स A1 से आया था, तो मार्बल रेड था तो ए काम हो चुका है आपका। अब आपको क्या बताना है कि वो बॉक्स A1 से A से आया था। नीचे क्या होगा? इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, E1 वाले की प्रोबेबिलिटी की E1 प्रोबेबिलिटी से 1/4 मल्टीप्लाई 1/10। बेस थ्योरम का अप्लाई होगा, यूज होगा अप्लाई। अब E2 वाली प्रोबेबिलिटी इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 1/4 इंटू 6/10। फिर क्या होगा? सी बॉक्स की प्रोबेबिलिटीज की मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 8/10 और लास्ट में 1/4 इंटू 0/10। बॉक्स डी की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 1/4 इंटू 0/10। यही किया था। अब जोन सा आपको चाहिए, जैसे इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि बताइए वो बॉक्स ए से आया था, तो बॉक्स ए के लिए आप इसे ऊपर लिख लेंगे, बॉक्स बी के लिए आप इसे ऊपर लिखेंगे, बॉक्स सी के लिए सी वाला जो पेयर है उसे आप ऊपर लिखेंगे। एलसीएम ले लें, ऊपर 1/40, नीचे 40 है सभी के, 1 + 6 + 8 + 0, कितनी प्रोबेबिलिटी आई? 1/15। बी में क्या आ जाएगा? ऊपर 6 आ जाएगा तो 6/15 हो जाएगा, 6/15 मतलब 3/5। और सी बॉक्स के लिए 8 ऊपर आ जाएगा तो 8/15 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज्यूम दैट चांस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%, कि किसी आदमी को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं 40%। क्लियर? या 0.4 लिखने से। It is assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%, कि योगा क्या कर देता है? उसे रिड्यूस कर देता है रिस्क को, कितने से? 30% से। ठीक है। और ड्रग यानी दवाई उसे कर देती है 25% से रिड्यूस, तो चांस फिर भी होगा, ठीक है ना, हार्ट अटैक के चांस ऑफ हार्ट अटैक आफ्टर योगा एंड मेडिटेशन कोर्स। कितने चांस रह जाएंगे? देखिए टोटल 40% चांसेस थे होने का अटैक, उसमें से उसने क्या किया? योगा से 30% रिड्यूस हो गए हैं, तो 30% रिड्यूस हो गए हैं तो 70% चांस तो अभी भी रह गए हैं। 40% इंटू में 70 है, कितना रह गया? 0.28।
ठीक है, 28% चांस अभी भी है इसके होने के, मतलब 40 का 30% रिड्यूस किया तो 40 का 70% चांस अभी भी इससे मेडिकेशन योगा करने के बाद भी बीमार होने के चांसेस हैं, हार्ट अटैक के चांसेस हैं। इसी तरीके से चांसेस, यदि आप दवाई को फॉलो करते हैं मेडिसिन को, तो हार्ट अटैक आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, भाई पहले 40% चांस थे, रिड्यूस उसने किया 25% रिड्यूस कर दिया तो 75% तो अभी भी चांसेस हैं। से तो 300 0.3%। ओके, अब वो कहता है कि पेशेंट कोई से भी ऑप्शंस को इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ चूज कर सकता है, या तो मेडिकेशन वो कर ले, योगा कर ले, या फिर वो दवाई ले ले। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, कि इन दोनों में से कोई सी भी लेने के बाद पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर से हार्ट अटैक, कि उसके बाद भी एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है, बताइए कि उस बंदे ने मेडिटेशन एंड योगा को फॉलो किया था। हम दो इवेंट ले लेते हैं, E1 को पेशेंट टेक फॉलोज योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है। एक इवेंट E2 ले लेते हैं कि पेशेंट फॉलोज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स, उसने दवाइयां ली, तो इक्वल चांस हैं। वो कहता है कि दोनों के इक्वल चांस हैं कि वो दवाई ले या योगा को फॉलो करे, प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। फिर भी उसको कहता है हार्ट अटैक हो जाता है। इवेंट ले लेते हैं ए से, पेशेंट को क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। यदि हमने पेशेंट ने योगा और मेडिकेशन फॉलो किया है, मतलब E1 फॉलो किया है और उसके बाद भी उसे हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसके कितने परसेंट चांस थे, 0.2%, 8%। और यदि उसने दवाइयां ली हैं, E2 को फॉलो किया है और फिर भी उसे हार्ट अटैक आ रहा है, तो कितने चांसेस थे उसके, देखें ध्यान से, कहां किया था हमने, ये था 0.300। अब उसने कहा कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, पेशेंट को क्या है, हार्ट अटैक आया है, बताइए कि उसने मेडिकेशन को फॉलो किया था, E1 को फॉलो किया था। तो कैसे करेंगे, E1 वाले केस की E1 वाले केस से मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 0.28 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 0.3, ऊपर कौन सा आएगा, E1 वाला केस ऊपर आ जाएगा। सिंपल है बेस थ्योरम के क्वेश्चंस, आप अलग अलग उन्हें स्पेसिफाई कर दें, तो जो प्रोबेबिलिटीज E1 वाले है, E1 या कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, अकॉर्डिंग टू E1 उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें, E2 वाले की अलग मल्टीप्लाई करें, ऊपर कौन सा पोर्शन रखेंगे, ऊपर वो वाला पोर्शन रखेंगे जो हमें पूछा गया है। यदि वो कहता है कि उसने बताइए कि योगा को फॉलो किया, तो योगा वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे, यदि वो कहता कि उसने दवाइयां ली थी तो दवाई वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे। एलसीएम 0.28/2, नीचे भी एलसीएम 2 आ जाएगा, ये होगा 0.28 प्लस 0.3, 2 से 2 कैंसल, 0.28 डिवाइड बाई 0.58, 14/29। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव? क्या चांस होंगे कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव आए? देखिए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दिया है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब 2 क्रॉस 2 का कितनी पोजीशंस होंगी? इसमें 4 पोजीशंस होंगी। ईच पोजीशन इज फिल्ड बाय या तो 0 या 1। कितने वेज में? 2 वेज में फिल कर सकते हैं ना। तो टोटल डिटर्मिनेंट्स कितने हो जाएंगे आपके? ऑफ ऑर्डर 2। इस पे भी आपकी 0 या 1 में से कोई सी एंट्री आ सकती है इस पोजीशन पे। यहां पे भी चार पोजीशन हैं, चारों को आप दो तरीके से फिल कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? टोटल आपके पास 16 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। अब वो कहता है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। अब देखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पॉजिटिव कब होगी? डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? इन पोजीशंस की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों पोजीशंस की मल्टीप्लाई, यही होता है। अब जब हम 0 और 1 रख रहे हैं वैल्यूज, तो मल्टीप्लाई 0 0 1 की मल्टीप्लाई कितना होता है आपको पता है? 0 1 1 की मल्टीप्लाई 1 और 0 0 की मल्टीप्लाई 0। तो पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ये वाली इन दोनों की मल्टीप्लाई बड़ी होनी चाहिए। बड़ी कौन सी है? 1 होनी चाहिए। और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। क्लियर है ना? मतलब 0 होनी चाहिए। 1 माइनस 0 होगा तभी तो 1 आएगा आंसर। क्लियर है ना? तो ये 1 1 कैसे हो सकता है? ये तो 1 दोनों वैल्यूज 1 1 हो तभी मल्टीप्लाई 1 होगी। ये दोनों 0 हो सकते हैं। कैसे 0 हो सकते हैं? या तो दोनों पोजीशंस 0 पे फिल कर दें हम, या फिर इसे 0 रख दें, इसे 1 रख दें, इसे 1 रख दें, इसे 0 रख दें। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए इसका भी 1 माइनस 0 1 होगा, इसमें 1 माइनस 0 ये भी 1, ये 1 माइनस 0 ये भी 1। इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। यदि मैं यहाँ पे भी 1 कर दूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 0 को हम कंसीडर नहीं करते, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। ठीक है, तो पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स कितने हैं आपके पास? तीन ही होंगे 16 में से। बाकी में किसी में भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। आप चेंज करके देख लें, 0 0 यहां रख लें, 1 1 यहां, तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव डिटर्मिनेंट आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी आपकी? टोटल आपके 16 है डिटर्मिनेंट्स, और पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स कितने आए आपके? 3 आए। तो प्रोबेबिलिटी है 3/16। क्वेश्चन नंबर 15 नोट डाउन करें। फिफ्टींथ क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स से एंड ए एंड बी। 2 सबसिस्टम्स हैं ए एंड बी। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू बी नोन। वो कहता है कि पहले टेस्टिंग की हुई है, 2 सिस्टम्स हैं ए एंड बी, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या आए हैं कि ए फेल हो जाता है 0.2। ठीक है, फेल होने को लिख लो ए से या ए बार से। चलिए ए बार लिख लेते हैं 0.2, या हम ए से ही डिनोट कर लें, हम प्रोबेबिलिटी को फेल होने की ही मान लेते हैं। बी फेल होता है अलोन, बी फेल अलोन। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखें, ये बी है, ये ए है, ये दोनों का इंटरसेक्शन है। उसने कहा कि बी अकेला फेल होता है, मतलब अकेला फेल मतलब ये वाला पोर्शन फेल होता है। ये वाला पोर्शन कौन सा होगा? ये अकेले बी का है ना, ये पोर्शन कौन सा होगा? ये टोटल बी था, इसमें से आप माइनस कर दें
जो कॉमन पार्ट है। क्लियर? तो हम इसे लिख सकते हैं, ये क्या चीज हो गया आपका 0.15। इसे क्या लिख सकते हैं, PB माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.15। क्लियर? थर्ड कहता है ए एंड बी फेल, दोनों ही फेल हो जाते हैं, दोनों ही फेल हो जाते हैं, मतलब ए एंड बी। ये कितनी है 0.15। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू पुट इसमें 0.15 इज इक्वल टू 0.15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.30। यहां लिख लें ऊपर कि ए से हम डिनोट कर रहे हैं ए फेल, बी से डिनोट कर रहे हैं बी फेल। ठीक है ना? कुछ बुक्स में क्या करता है, इसे ए बार लिख लेते हैं, क्योंकि ए को हम करते हैं कि ए सक्सेस है। ठीक है ना? तो ए बार ए फेल, आप बार के चक्कर में ना पड़े, ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ए से मतलब ले रहे हैं हम ए फेल, बी से मतलब ले रहे हैं हम बी फेल। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल की कितनी आई 0.3। अब उसने कहा है फाइंड ए फेल अपॉन बी, ए बाय बी निकालना है। फर्स्ट में निकालना है ए फेल बी हैज फेल्ड, तो क्या रहेगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी। ये पूछा हुआ है इसने, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15 और पी बी कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल 0.30। 1/2 या 0.5। नेक्स्ट है बी ए अलोन फेल, ए फेल अलोन। अब जैसे बी फेल अलोन में किया था ऐसे इसमें करेंगे हम। ये ए है, ये बी है, और ये क्या हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए अलोन फेल कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ये पोर्शन कैसे निकलेगा, पूरा ले, उसमें से इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दें, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट में हमारा बी भी है, बी भी फेल हो रहा है, तो इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर दें। पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पूरा ए लेके ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, तो जो सा ये शेडेड रीजन है ए अलोन का वो बच जाएगा आपके पास। पी ए कितना है 0.2 और ए इंटरसेक्शन बी 0.15, तो कितना आएगा 0.05। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 1 के अंदर कितनी बॉल हैं 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। सेकंड बैग के अंदर हैं 4 रेड 5 ब्लैक बॉल्स। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू सेकंड। एक बॉल 1 से सेकंड में ट्रांसफर हुई। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तब उसके बाद बैग 2 से एक बॉल निकाली गई। ठीक है? द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, वो रेड कलर की थी। बताइए कि ट्रांसफर जो हमने बॉल यहां से ए से बी में की थी वो ब्लैक बॉल थी। चलिए, सबसे पहला काम क्या किया, फर्स्ट से सेकंड में बॉल ट्रांसफर हुई। अब ट्रांसफर बॉल क्या हो सकती है फर्स्ट से सेकंड में, रेड बॉल भी ट्रांसफर कर सकते हैं या ब्लैक बॉल भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब रेड बॉल ट्रांसफर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, हमने लिख लेते हैं E1, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो हम रेड बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं उसे E1 से लिया, E2 से हम ले लेते हैं
black ball is transferred. और एक इवेंट ए लेंगे, उसने कहा ट्रांसफर करने के बाद जो बॉल निकाली गई वो रेड थी, तो रेड बॉल इज ड्रॉन। क्लियर? जब हम इसमें से क्या करें, रेड बॉल इसमें डाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवन काम कर रहे हैं ना हम, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कि इवन रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल 7 है और रेड बॉल कितनी है 3, तो 3/7। और यदि आप ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब E2 काम कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी आपकी, E2 काउंट होगी। E2 कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल 7 है और ब्लैक बॉल है आपकी 4/7, ये काम हो गया। अब उसने कहा रेड बॉल ट्रांसफर करी है और ब्लैक बॉल, जब रेड बॉल ट्रांसफर करी है सेकंड में, तो सेकंड बैग के अंदर टोटल नई बॉल कितनी हो जाएंगी, अब 5 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लैक ऑलरेडी पहले से हैं, 10 बॉल हो जाएंगी। और यदि इसने क्या किया, फर्स्ट में से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है, तो इसमें से एक ब्लैक बॉल इधर जाएगी, तो ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी, अब 6 हो जाएंगी, रेड कितनी रह जाएंगी 4 प्लस में 6 10। आई बात समझ में या नहीं? फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, या तो रेड कर सकते हैं या कर सकते हैं ब्लैक। जब आप रेड कर रहे हैं ट्रांसफर, तो इस सेकंड बैग में रेड आई, तो सेकंड बैग में अब कितनी बॉल हो जाएंगी, रेड 5 हो जाएंगी ना, 4 पहले से थी, 5 रेड और ब्लैक 5 है, तो टोटल बॉल 10। और यदि ब्लैक आई है इसमें, तो रेड तो 4 ही रहेंगी, ब्लैक 6 हो जाएंगी, इसमें 10 बॉल रहेंगी। अब वो कहता है, अब उसने रेड बॉल निकाली है जब काम इवन हो चुका है, आपने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद उसने क्या किया, रेड बॉल निकाली, इवन काम कर चुके हैं, रेड बॉल निकालने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी 5/10, रेड बॉल 5 है ना अब, और टोटल बॉल 10 हो चुकी हैं। और यदि काम E2 किया उसने, ब्लैक बॉल उसने बैग 1 से बैग 2 में पहुंचाई है, और उसके बाद उसने रेड बॉल निकाली, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ब्लैक के थ्रू आ रहे हैं हम, अब रेड बॉल निकालेंगे, जब काम हमने क्या किया, ब्लैक डाल दी इसमें सेकंड बैग के अंदर, और अब उसके बाद रेड निकाल रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 4/10। आई या नहीं बात समझ में? जब ब्लैक डाल दी इसके अंदर, तो बॉल कितनी होगी, 4 रेड प्लस 6 बॉल ब्लैक इक्वल टू 10, निकाल के आ रहे हैं रेड, फाइनली तो हमने रेड निकाली है ना, तो रेड बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/10। और यदि रेड ट्रांसफर कर दी थी और उसके बाद रेड निकाली, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 5/10। अब वो कहता है कि जो हमारे पास बॉल आई है वो रेड आई है, मतलब काम ए हो गया। बताइए कि उसने जो बॉल ट्रांसफर की थी वो ट्रांसफर की थी ब्लैक E2 की थी, तो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से 3/7 मल्टीप्लाई 5/10, 4/7 मल्टीप्लाई 4/10, ऊपर कौन सा पोर्शन आएगा, बी पोर्शन, ये वाला पोर्शन, 16/70, नीचे भी एलसीएम 70, 5 से 15, 31/70, तो प्रोबेबिलिटी आई 16/31। तो नोट डाउन करें इसे। सेकंड 17th क्वेश्चन में क्या कहता है वो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी बी बार पी ए नॉट इक्वल टू 0, पी बी बाय ए इज इक्वल टू 1, देन विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। 4 ऑप्शंस दे रखी है, तो इसे इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में
पी ए इज इक्वल टू 1, पी ए को इस साइड ले जाएं तो मतलब जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो एक इक्वल आ रहा है। इंटरसेक्शन पार्ट एक इक्वल कब आएगा? ये ए है, ये बी, कब होगा ये इंटरसेक्शन ए के इक्वल? जब ए इज सबसेट ऑफ बी होगा, ए बी के अंदर होगा, ए इज चाइल्ड ऑफ बी। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 पी ए बाई बी इज ग्रेटर देन पी ए दिया हुआ है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, बतानी है सही कौन सी है। पहले इसे थोड़ा सोल्व कर लें। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये इसके इक्वल होता है, आपको पता है। पी बी को मैं इस साइड ले जाता हूं, पी ए को इस साइड, इंटरचेंज कर लिया एक दूसरे। तो ये क्या बन गया? ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी बनी बी बाय ए, ठीक है ना। अब ए डिनोमिनेटर में है तो बी बाय ए बनेगी, इज ग्रेटर देन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऑप्शन कौन सी है इसमें? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाइनटीन्थ देखिए, उसने कहा इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी बोला हुआ है। तो ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? पी ए के इक्वल। क्लियर? तो पी ए से तो पी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, पी बी किसके इक्वल आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। पी बी को इसके नीचे ले जाएं तो यहां क्या बचेगा? और ये क्या है आपका? ये है पी ए ओब्लिक बी, यानी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज मिसलेनियस इस चैप्टर की, और ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। थैंक यू।